हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगी और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल इंसाइट। आज एक काफ़ी छोटा सा काफ़ी प्यारा सा आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो कैब भी काफ़ी अच्छी है उस आर्टिकल की, और साथ ही क्वेश्चंस भी मैंने कुछ रखे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के। तो आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से, और जो पहला वर्ड है वो अटेस्ट। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। अब अटेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि शो करना या प्रूव करना कि कोई चीज़ सही है, करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, एविडेंस देके या डेमोन्स्ट्रेट करके किसी भी तरह से कि आप उस चीज़ को करेक्ट या ट्रू प्रूव कर पा रहे हो, तो उसको कहते हैं अटेस्ट। सिनोनिम्स इसके हो गए कोरॉबोरेट एंड सब्सटैंशिएट। दोनों का ही मतलब होता है प्रूव करना, कंफर्म करना कि कोई चीज़ करेक्ट है, ट्रू है, वेरीफाई करना। एंटोनिम्स आपके हैं रेफ्यूट एंड कॉन्ट्राडिक्ट। रेफ्यूट का मतलब होता है मना कर देना, ये बोलना कि सामने वाली जो चीज़ है वो गलत है, ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का भी मतलब वही होता है कि जो सामने में कोई अगर आइडिया है, कोई ओपिनियन है, कोई बात कुछ कहना चाह रहा है, तो आप सामने से उसको थ्रू एविडेंस या थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस आप ये कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारी बात गलत है, तुम जो भी है तुम शो कर रहे हो वो इनकरेक्ट है। तो रेफ्यूट एंड कॉन्ट्राडिक्ट दोनों का ही मतलब होता है टू प्रूव समथिंग टू बी फॉल्स। ठीक है। और इन दोनों का मतलब तो पता है, इसका तो लिखा ही हुआ है टू शो अ प्रूफ दैट समथिंग इज ट्रू। इन दोनों का मतलब भी होता है टू वेरीफाई। वेरीफाई का ही मतलब वही होता है टू प्रूव टू बी ट्रू। ट्रू, करेक्ट, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। सेकेंड इज एवोल्यूशन, नाउन है। एवोल्यूशन क्या होता है? जो चेंजेस होते हैं किसी प्रोसेस में, किसी टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, किसी प्रोसेस का भी होता है। जो चेंजेस होते हैं फॉर द बेटर, जो चेंजेस उसको बेटर बनाते हैं, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। द स्लो स्टीडी डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। स्लो मतलब काफ़ी टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। सालों, मंथ्स, ईयर्स लग सकते हैं, डेकेड्स भी लग सकता है। ठीक है। स्टीडी मतलब होता है कि लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं है कि रुक जाता है बीच में। और टाइम टेकिंग है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट लगातार होता रहता है। तो वैसा डेवलपमेंट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो और लगातार होता रहे, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। एडवांसमेंट भी कह सकते हैं, प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। एडवांसमेंट क्या होता है? कोई चीज़ एडवांस लेवल पे जा रही है, मतलब उसमें चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोग्रेशन भी वही होता है, कोई चीज़ अगर आगे प्रोग्रेस कर रही है, मतलब एक के बाद दूसरे स्टेजेस को कंप्लीट कर रही है, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ डेवलप हो रही है। एंटोनिम्स आपका हो गया डिग्रेशन एंड डिटोरिएशन। डिग्रेशन क्या होता है? एक एडवांस स्टेज से पीछे आ जाना, मतलब कि डेवलपमेंट उल्टा हो रहा है। अब कोई चीज़ एडवांस नहीं हो रही है, एडवांस लेवल पे थी, उसमें पीछे आ रही है और लेस डेवलप स्टेट में आ रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिग्रेशन। डिटोरिएशन भी वही होता है, वर्स लेवल पे आना। तो डिग्रेशन एंड डिटोरिएशन क्या शो करता है कि कोई चीज़ खराब हो रही है, वर्स हो रही है, अपने पहले वाले स्टेट पे जा रही है। वही एवोल्यूशन, एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेशन क्या शो करता है कि कोई चीज़ अच्छे से हो रही है, आगे बढ़ रही है, डेवलप कर रही है। थर्ड इज फीट, नाउन है। फीट क्या होता है? कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा अकॉम्प्लिशमेंट, कोई टास्क जो आपने किया, ठीक है, जिसमें बहुत स्किल, स्ट्रेंथ या करेज की ज़रूरत थी। काफ़ी स्किल डिमांड कर रहा था, काफ़ी स्ट्रेंथ लगने वाली थी, करेज चाहिए था उसको करने के लिए, और वो चीज़ कर ली, उसको हम कहते हैं फीट। एक्सप्लॉइट भी कहते हैं एंड अकॉम्प्लिशमेंट भी कहते हैं। एक्सप्लॉइट क्या होता है? कोई बहुत ही डेयरिंग फीट। ठीक है, ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेवरी लग रही है और करेज लग रहा है, स्किल चाहिए होता है, वैसा काम करना, उस काम को ही कहते हैं फीट, उस काम को कहते हैं एक्सप्लॉइट, उस काम को कहते हैं अकॉम्प्लिशमेंट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टूडेंट है, उसका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है, और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल चल रहा है। ठीक है, 10th में होता है बोर्ड एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब वो स्टूडेंट क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के बजाय चुपके से स्कूल से बाहर निकल जाता है, बंक मार देता है और घूमने चला जाता है। तो वो जो उसका बंक मारना था, उसमें स्किल चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे गेट से निकल जाओगे। ठीक है, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, उनके नज़र से, टीचर्स की नज़र से बच के निकलना होता है। स्ट्रेंथ भी चाहिए था अंदर से, अब में ब्रेवरी भी चाहिए थी। तो वैसा काम, दो स्टूपिड था, दो फुलिश था, ठीक है, बट स्किल, स्ट्रेंथ, करेज चाहिए थी, तो उसको भी हम फीट कह सकते हैं, उसको भी एक्सप्लॉइट कह सकते हैं। अब एक और फीट हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे
जो डाइवर्स होते हैं, जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, जो जैसे कभी बाढ़ आ गया, ठीक है, या फिर आप देखते होंगे बीचेस में, ठीक है, वहाँ पे रेस्क्यूअर्स होते हैं ऑरेंज कलर के ड्रेस पहन के, जिनका काम होता है अगर कोई पर्सन फंस गया है, पानी में डूब रहा है, तो उनको बचाना। तो वो जो बचाने का काम करते हैं, वो काम भी स्किल, स्ट्रेंथ एंड करेज रिक्वायर करता है। स्किल चाहिए होता है, स्विमिंग स्किल, करेज भी चाहिए होता है, स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है, तो वो भी हम फीट कहेंगे। तो दोनों तरह के काम हो सकते हैं। एक जो आपको स्टूपिड लग सकता है बट उसमें भी स्किल, स्ट्रेंथ, करेज चाहिए थे, वो भी फीट है। एक जो हीरोइज्म के बराबर हो जाता है, जैसे किसी को बचाना, इट्स इक्विवेलेंट टू हीरोइज्म, तो वो भी फीट है। एक्सप्लॉइट एंड अकॉम्प्लिशमेंट भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फेलियर एंड डिफीट, मतलब उस टास्क में वो अच्छे से टास्क हो नहीं पाया, ठीक है, फेलियर मिला, डिफीट हार मिली। फोर्ड इज इनक्रेडिबल, एडजेक्टिव है। इनक्रेडिबल हम कहते हैं एक्सट्रीमली गुड, है ना। व्हाट एन इनक्रेडिबल कुक, अगर हम किसी को कह रहे हैं व्हाट एन इनक्रेडिबल कुक, व्हाट एन इनक्रेडिबल कुक। तो यहाँ पे इनक्रेडिबल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। कुक क्या है? नाउन है। ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी में, क्योंकि हम शॉक्ड हो गए हैं कि कितना अच्छा कुक है। तो यहाँ पे इनक्रेडिबल का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। अमेजिंग भी होता है, एस्टॉनिशिंग भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सारे। अमेजिंग हो गया आपका, एस्टॉनिशिंग हो गया, इनक्रेडिबल हो गया। बहुत एक तो काफ़ी यूज़ होते हैं आर्टिकल्स में, मतलब वही बहुत ईजी होता है। कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी है उसको हम इनक्रेडिबल कह देते हैं, अमेजिंग कह देते हैं, एस्टॉनिशिंग कह देते हैं। एंटोनिम क्या होता है? अनरिमार्केबल, एवरेज। अनरिमार्केबल जिसमें कोई अच्छी चीज़, मतलब कोई विशेषता नहीं है उसमें, ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है उसमें, स्पेशल नहीं है, बस बाकी लोगों की तरह ही है, बाकी चीज़ों की तरह ही है, तो वो अनरिमार्केबल है, एवरेज है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है, हाँ एवरेज है। फिफ्थ इज डिप्लॉयमेंट, नाउन है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग इफेक्टिवली, ठीक है। देखो डिप्लॉयमेंट के दो मतलब होते हैं। एक जो मिलिट्री में यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ट्रूप्स को, सोल्जर्स को पोजीशन करना स्ट्रैटेजिकली, कि वहाँ पे वो मतलब अटैक कर सके या फिर एडवांस कर सके। एक डिप्लॉयमेंट का ये मतलब भी होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, किस वे में यूज़ करना, इफेक्टिवली यूज़ करना, इफेक्टिव वे में यूज़ करना। कि अब किसी चीज़ को इफेक्टिव वे में मतलब क्या होता है? कि उसका मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ को हम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बेनिफिट हमें मैक्सिमम मिल रहा है और मिनिमम वेस्ट हो रहा है। मतलब अगर हम किसी रिसोर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब उस रिसोर्स से हमें मैक्सिमम जितना बेनिफिट मिलना चाहिए तो उतना बेनिफिट मिल रहा है, और सबसे कम से कम रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं इफेक्टिवली। तो डिप्लॉयमेंट वही होता है, किसी भी चीज़ को यूज़ करना कैसे इफेक्टिव वे में, जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले और वेस्ट हमारा कम से कम हो। इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन भी इसके सिनोनिम्स है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना, एप्लीकेशन, अप्लाई करना, दोनों ही वर्ड्स का मतलब वही होता है, किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, इन अ वे यूज़ करना उसको। एंटोनिम्स हो गया मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट। अब मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट क्यों इसके हैं? अब जब मिस हैंडल करते हो मतलब क्या होता है कि आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, वेस्ट कर दे रहे हो उस चीज़ को। मिस मैनेजमेंट में वही होता है कि यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी वजह से ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। सिक्स्थ इज स्टार्टलिंग, एडजेक्टिव है। स्टार्टलिंग किसको कहते हैं? जब कोई स्टार्टल कर दे, शॉक कर दे, सरप्राइज कर दे। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, देखो एक्सट्रीमली हम यूज़ करते हैं वेरी, वेरी, मतलब इस तरह से कहो कि वेरी वेरी अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, मतलब हद से ज़्यादा अनयूजुअल है और हद से ज़्यादा सरप्राइजिंग है, तो वहाँ पे हम एक्सट्रीमली का यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमली अगर कहीं पे भी लगा है मतलब वही है कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ है। तो एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, मतलब स्टार्टलिंग का मतलब वही होता है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, आपने देखा ही नहीं है उस चीज़ को पहले। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एस्टाउंडिंग, शॉकिंग। स्टाउंडिंग भी वही होता है, बहुत सरप्राइजिंग, शॉक कर देने वाला। शॉकिंग तो एज यू नो सरप्राइजिंग ही होता है। एंटोनिम्स हो गया एक्सपेक्टेड, प्रेडिक्टेबल। अब एक्सपेक्टेड क्या होता है? जो आपने एक्सपेक्ट करके रखा था, जो आपने सोचा था कि हाँ ऐसा ही होगा और वैसा ही हुआ। प्रेडिक्टेबल भी वही है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है कैसा होने वाला है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, आपने मॉक्स दिए, मॉक्स में कोई अच्छा स्कोर आ रहा है और प्री के मॉक्स दिए, आपने पूरा 80 प्लस ऐसे स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या है? प्रेडिक्टेबल है कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मॉक्स में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, 30-40 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है, और वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म कर गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? शॉकिंग हो जाएगा, क्योंकि बिलीव ही नहीं होगा, हम सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। 7 इज डेमोन्स्ट्रेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
ठीक है, पास्ट टेंस सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है। डेमोन्स्ट्रेटेड ईडी वाला तो को पता है, वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है कुछ कुछ की, जिसमें हम ईडी वाला फॉर्म यूज़ कर देते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटेड क्या होता है, शोड बाय योर एक्शन दैट यू हैव पर्टिकुलर क्वालिटी फीलिंग और ओपिनियन। मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब कि दिखाना दूसरे को कि हाँ मेरे में ये क्वालिटी है, ठीक है, मैं ये फील कर रहा हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, वो बताना, दिखाना, तो वही होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। एग्जिबिट करना भी वही होता है, डिस्प्ले करना भी वही होता है। एग्जीबिशन का नाम सुना होगा आपने, एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन में क्या होता है, चीज़ें दिखाते हैं, तो उसी का वर्ब फॉर्म एग्जिबिट, उसी का पास्ट टेंस फॉर्म एग्जिबिटेड, मतलब दिखाना। डिस्प्ले, डिस्प्ले करना, दिखाना। एंटोनिम्स कंसील्ड एंड मास्क्ड। कंसील्ड क्या होता है, छुपाना। मास्क, मास्क पहन लेते हो आप, तो क्या होता है, अपना ओरिजिनल जो चेहरा है उसको छुपाते हो, तो किसी चीज़ को मास्क कर देना मतलब उस चीज़ को छुपाना। इट इज रिट्रीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, वापस लेके आना किसी चीज़ को, ठीक है। टू गेट टू ब्रिंग और गेट समथिंग बैक स्पेशली फ्रॉम अ प्लेस वेयर इट शुड नॉट बी। मतलब कोई चीज़ कहीं और रखी हुई है, उस चीज़ को वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थे, आप जाके उसको वापस लाते हो, तो उसी वापस लाने को हम रिट्रीव कहते हैं। रिकवर भी कहते हैं, रिक्लेम भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, फॉरफिट, रिलिंक्विश। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, खो देना, टू लूज और टू गिव अप। मतलब या तो खो गया आपसे, या आपने गिव अप कर दिया, किसी को दे दिया। रिलिंक्विश का भी मतलब वही होता है, किसी को दे देना, तो दे दे रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, लेके आ रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, रिक्लेम कर रहे हो, तो लेके आ रहे हो। उसका एंटोनिम क्या होगा, दे दे रहे हो, ठीक है, फॉरफिट कर दे रहे हो, रिलिंक्विश कर दे रहे हो। 9 इज इन्फर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन्फर करने का मतलब क्या होता है, आपने तो इस वर्ड को बहुत बार देखा होगा अगर आप मेंस के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको इन्फर ही तो करना होता है, तो इन्फर में क्या करते हो, एक ओपिनियन फॉर्म करते हो, एक गेस करते हो, ठीक है, कि कोई चीज़ सही हो सकती है बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन डैट यू हैव। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ा, देखा, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने एक चीज़ गेस की, एक ओपिनियन बनाया, और आपको लगा कि ये गेस मेरा सही है, ये ओपिनियन सही है, तो उसको कहते हैं इन्फर करना, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टू मेक एन एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस तो आपने सुना होगा, ठीक है, कोई गेस जो कि काफ़ी एक गेस होता है कि हाँ पता नहीं है, ऐसे अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, हाँ ये वाला हो गया, तुक्का मारे, वो गेस की बात नहीं हो रही है, एजुकेटेड गेस की बात हो रही है। मतलब इन्फॉर्मेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितना इन्फॉर्मेशन है उस पर आप एक ओपिनियन बना पा रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड ओपिनियन है वो, उसको कहते हैं एजुकेटेड गेस, उसको भी कहते हैं इन्फरेंस, इन्फर करना, ठीक है। डिड्यूस करना, सरमाइज करना भी होता है, उसी का सिनोनिम्स वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। ओपिनियन फॉर्म कर लेना, या कुछ बिलीव करना, कुछ गैस करना, अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख के। एंटोनिम्स क्या होता है, सस्पेक्ट करना, क्वेश्चन करना, मतलब कि डाउट करना। सस्पेक्ट करने का मतलब भी होता है डाउट करना, क्वेश्चन करने का मतलब भी होता है डाउट करना, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ, इन्फ्लुएंस कैसे होता है, मतलब किस तरह से आप करते हो। समझ लो कि आप, ठीक है, गए यहाँ पे एक जगह पे, ठीक है, वहाँ पे, सॉरी आप गए नहीं, आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, ये रूम है, यहाँ आप आराम से बैठे हो, ठीक है, चिल मार के। आप देखते हो एक पर्सन आया, ठीक है, पर्सन आया बैग लेके, और पर्सन पूरा भींगा हुआ है, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, सामने आपके एक पर्सन है, पर्सन पूरा भींगा हुआ है। अब इस चीज़ का, इस इंफॉर्मेशन का, जो आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है, ABC जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला, ये पास हुआ, ये आपने देखा, फिर आपको इंफॉर्मेशन पास हुआ, तो इसके बेसिस पे आपने क्या, एक गेस किया, टिंग से एक आइडिया आपको आया, टिंग करके। वो आइडिया क्या था कि लगता है बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। कैसे, आपने देखा नहीं जाके बाहर बारिश हो रही है, आप रूम में हो, आपको पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, बट आपने गेस किया, एजुकेटेड गेस, क्या देख के, इस पर्सन को देखे, क्योंकि पर्सन भींगा हुआ था, पर्सन कब भींगा हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि नहाते हुए आ रहा होगा पूरे रोड पे कपड़े पहन के, तो बारिश ही हो रही होगी, और पर्सन छाता नहीं लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और चीज़ गेस कर सकते हो, दो चीज़ इन्फर कर सकते हो। पहला इन्फ्रेंस क्या होगा कि ये जो पर्सन है ये छाता लेके नहीं आया है, सेकंड बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये भींग गया। तो ये इन्फ्रेंस होता है कि आपने एक ओपिनियन गेस किया, एजुकेटेड गेस किया, ठीक है, इसको कहते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 10 इज क्लेम। क्लेम करना क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्लेम करना होता है कि डिमांड करना या आस्क करना। आपको लगता है कि आप वर्दी हो, आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए और आप डिमांड कर रहे हो, उसी को कहते हैं क्लेम करना।
डिमांड एंड अपील, अपील भी वही होता है एक रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। डिमांड भी वही होता है, तो डिमांड और आस्क फॉर समथिंग बिकॉज यू बिलीव इट इज योर लीगल राइट टू ओन और हैव इट। क्यों आप डिमांड क्यों कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि लीगल राइट है मेरा, मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है, ग्रांट एंड एक्सटेंड, दोनों का ही मतलब होता है टू ऑफर, टू गिव, ऑफर करना, गिव करना। यहाँ पे क्या आप मांग रहे हो, ठीक है, सामने वाला देगा। एंटोनिम्स में सामने वाला दे नहीं रहा है, आप दे रहे हो, ठीक है, इसलिए एंटोनिम्स। क्रेडिट इज अ नाउन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हाँ चलो मुझे क्रेडिट दो। काफी बार दिया हो ना कि इंस्टाग्राम में देखते हो कि भाई पिक क्रेडिट, पिक क्रेडिट, पिक क्रेडिट करते हैं हर कोई अच्छा फोटो है और किसी ने पोस्ट किया, बहुत लाइक आ रहे हैं, तो आप एक कमेंट आएगा पिक क्रेडिट दो, पिक क्रेडिट दो। तो क्या होता है उसी में वही चीज़ है क्रेडिट यहाँ पे। तो क्रेडिट क्या होता है, वो क्या क्यों मांगता है वो पिक क्रेडिट, क्योंकि उसने फोटो काफ़ी अच्छी खींची है, अब उसको उसका प्रेज या अप्रूवल चाहिए, इसीलिए वो मांगता है पिक क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है, कोई प्रेज या अप्रूवल, ठीक है, कि आपने कुछ आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कुछ अच्छा होने की और आपने उसको अच्छे से निभाया, या आपकी वजह से कुछ अच्छा हुआ, अब आपको चाहिए प्रेस, आपको चाहिए इज्जत, ठीक है, आपको चाहिए अप्रूवल कि हाँ मैंने किया है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। वो कहते हैं ना आप हमको चाहिए फुल इज्जत, वही होता है कि हमको चाहिए फुल क्रेडिट। तो वही है क्रेडिट, प्रेज या अप्रूवल, कि आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या कुछ जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और वो चीज़ अच्छी हुई। रिकॉग्निशन, कमेंडेशन, रिकॉग्निशन भी वही होता है, कमेंडेशन भी वही होता है, दोनों का ही मतलब होता है प्रेज। एंटोनिम्स हो गया कल्पाबिलिटी, डिनंसिएशन। देखो कल्पाबिलिटी क्या होता है, ये होता है ब्लेम, कुछ गलत हो गया उसके लिए आप ब्लेम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरी गलती थी, तो वो कल्पाबिलिटी हो गया। यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन, प्रेज नहीं मिल रहा है कि कुछ अच्छा हो गया, ब्लेम आपको मिल रहा है, आप पे ब्लेम डाला जा रहा है कि नहीं आपकी वजह से गलत हुआ, इसीलिए एंटोनिम है, ठीक है। तो कल्पेबिलिटी क्या होता है, ब्लेम, और ब्लेम हमेशा क्या होता है किसी नेगेटिव थिंग के लिए ही होता है, ठीक है। डिनंसिएशन होता है क्रिटिसिज्म। अब एक क्रिटिसिज्म कब मिलता है, जो आपने कुछ गलत कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो आप वो लोग डांट फटकार रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, तो वही हो गया डिनंसिएशन। तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 12 इज सीमिंगली एडवर्ब है। सीमिंगली का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि हाँ सही है, हालांकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्या ये सही है या गलत है, बट हाँ मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर से हाँ सही ही होगा, सही ही बोल रहा होगा, तो वही होता है सीमिंगली, ठीक है। इन अ वे दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट मे इन फैक्ट नॉट बी, मतलब कि ऊपर ऊपर से दिख रहा है बट क्या पता हो ना हो। सपोजेडली ऑस्टेंसिबली भी वही होता है, ऊपर ऊपर से सही दिख रहा है, मे भी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वही एंटोनिम्स में एक्चुअली सर्टेनली हो गया, यहाँ पे सर्टेनिटी आ गई, यहाँ पे प्रूफ आ गया, एविडेंस आ गया, जिसने शो कर दिया कि हाँ प्रमाण दिखा दिया कि हाँ ये चीज़ सही है, तो एक्चुअली सर्टेनली बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स है, बिल्कुल सही तो है एंटोनिम्स सीमिंगली के। अनएंडिंग हो गया आपका एडजेक्टिव। अनएंडिंग तो वर्ड से ही मतलब बहुत इजी लग रहा है, अनएंडिंग, अनएंड मतलब एंड ही ना हो जो, तो सीमिंग टू लास्ट फॉर एवर, मतलब कि चलता ही जा रहा है फॉर एवर तक, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ऐसा होता है अनएंडिंग। परपेचुअल, इटर्नल, दोनों ही इसके सिनोनिम्स है। परपेचुअल का भी मतलब होता है कोई चीज़ जो खत्म नहीं हो रही है, इटर्नल का भी मतलब होता है कोई चीज़ जो खत्म नहीं हो रही है। एंटोनिम्स इसके बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, एफिमेरल है, ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग भी काफ़ी अच्छा वर्ड है जिसका एंटोनिम हो जाता है। एक और वर्ड है इवैनेसेंट, ये तो मेरी फेवरेट वर्ड भी है, इवैनेसेंट। एफिमेरल, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, इवैनेसेंट, चारों वर्ड्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, बहुत कम देर के लिए ही ठहरती है, उसको कहते हैं एफिमेरल, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, इवैनेसेंट। परपेचुअल, इटर्नल, एक और वर्ड लिख लो लिंगरिंग, ठीक है। सीजलेस भी होता है। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो खत्म ही नहीं हो रही। एक फ्रेजल वर्ब है पकअप। पकअप का मतलब क्या होता है, लिवली हो जाना, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, चीयरफुल हो जाना, अलर्ट या फिर अलर्ट हो जाना, कि हाँ क्या हो रहा है। जैसे होते हैं ना डॉग्स के कान खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि या तो बहुत हैप्पी हो जाता है या तो बहुत अलर्ट हो जाता है, तो उस वे में ही लिखा है पकअप। तो ये तो हमारी वोकैबुलरी थी। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल किस पे है, हु इज अ क्लेवर डॉग, डॉग पे है। क्लेवर डॉग जो डॉग्स काफ़ी चालाक चतुर होते हैं उन पे है। तो ये रहा आपका टाइटल, ठीक है।
ये डिस्क्रिप्शन है, अवर कैनाइन कंपेनियंस रिमार्केबल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग एबिलिटी टू स्टोर ऑब्जेक्ट नेम्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज टू डू विद द रिलेशनशिप टू ह्यूमंस। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको एक बार पढ़ लो। अब खुद से पहले पढ़ने का कोशिश करना, पहला वाला पैराग्राफ ये है, ठीक है, पढ़ो समझो खुद से पहले। ये सेकंड वाला पैराग्राफ है, ये थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा पैसेज है आज का। ये पहला क्वेश्चन है, अब पैसेज पढ़ लिया है तो उस पैसेज के बेसिस पे पहले आंसर करना खुद से। सेकंड क्वेश्चन कि लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं पैसेज पे। देखो पैसेज बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट वे में ऑथर ने कहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हुज अ क्लेवर डॉग, कौन क्लेवर डॉग है? कौन एक चतुर कुत्ता है? किसको कहेंगे हम कि एक चतुर डॉग है, क्लेवर डॉग है? आवर कैनाइन कंपेनियंस, कैनाइन्स किसको कहते हैं? जो डॉग्स के फैमिली का होता है। वुल्फ हो गया, आपका फॉक्स हो गया, हाइना हो गया, डॉग्स तो खुद हो ही गया उसमें, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ याद है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। तो आवर कैनाइन कंपेनियंस रिमार्केबल इंटेलिजेंस, जो हमारे कैनाइन कंपेनियंस है। अब देखो कैनाइन कंपेनियंस का मतलब क्या है? कैनाइन फैमिली से है, यानी या तो वो डॉग होगा, या तो वुल्फ होगा, या तो हाइना होगा, या तो फॉक्स होगा, या जैकल होगा। ठीक है, कंपेनियन भी है। अब देखो इनमें से कंपेनियन कौन है हमारा? कंपेनियन क्या होता है? फ्रेंड जो हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तो डॉग और वुल्फ्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, वुल्फ्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, ना ही हाइना रहता है, ना ही जैकल रहता है, फॉक्स तो नहीं रहती है। ठीक है, ओके, हाँ अभी यहाँ पे लाइन चली गई थी, अब आ गई है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो कैनाइन कंपेनियंस किसको कहेंगे? ठीक है, वुल्फ्स को तो नहीं कहेंगे, हाइनास को नहीं कहेंगे, फॉक्स को तो नहीं कहेंगे, जैकस को नहीं। हमारे साथ कौन रहता है? डॉग फैमिली का डॉग खुद रहता है। तो डॉग्स के बारे में ही बात हो रही है कि डॉग्स का जो रिमार्केबल इंटेलिजेंस है, रिमार्केबल मतलब बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड इंटेलिजेंस है उनका, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू स्टोर ऑब्जेक्ट नेम्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है? उनके पास एक एबिलिटी भी है कि वो ऑब्जेक्ट के नेम्स को बहुत लंबे समय तक अपने मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, हैज टू डू विद देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस। तो उनका जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, इनका कुछ इंटेलिजेंस का कुछ जो कनेक्शन है, वो जो ह्यूमन के साथ डॉग्स का रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल। Who has a tail that never stops wagging, ears that perk up at the mention of a walk or chicken, and a brain that can remember the names of toys. Years after those toys get lost and all chewed up and thrown out. क्या कह रहा है ऑथर? Who has a tail that never stops wagging? किसके पास एक ऐसी पूंछ है जो कभी वैग हिलना रोकती नहीं है? ठीक है, ईयर्स कान है ऐसे जो कि खड़े हो जाते हैं जब भी कोई वॉक के बारे में बोलता है कि चलो वॉक करते हैं, या चिकन के बारे में कोई बात करता है कि चिकन का नाम सुन लिया तो किसके कान खड़े हो जाते हैं। और एक ऐसा दिमाग किसके पास है जो कि टॉयज के नाम रिमेंबर कर सकता है। सालों बाद वो टॉयज अब खो चुके हैं, या उन टॉयज को चबा के फेंक दिया किसी ने, ठीक है, या किसी ने बाहर फेंक दिया, उसके सालों बाद तक वो टॉयज के नेम किसको याद रहते हैं? As those who have spent any time with one would attest, the good boys and girls of the world, doggoos and puppers as they are known on the internet, are also very clever boys and girls. अब यहाँ पहले में तो क्वेश्चन पूछ लिया ऑथर ने कि किसके पूछ है जो कभी वैग करना छोड़ते नहीं, किसके कान है जो कि वॉक और चिकन के नाम सुनते ही, वॉक का नाम चिकन का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं, किसके पास ऐसा दिमाग है जो कि बहुत पुराने पुराने टॉयज का भी नाम याद रखता है। वो टॉयज खो चुके हैं, बहुत साल हो गया वो उन टॉयज को खोए हुए, या उन टॉयज को चबा के फेंक दिया गया था, या टॉयज को खुद ही किसी ने हाथ से फेंक दिया था, उसके बाद भी टॉयज का नाम किसको याद रहता है? तो एज दोज हु हैव स्पेंट एनी टाइम विथ वन वुड अटेस्ट। अब यहाँ पे वन आंसर है इस क्वेश्चन का, वन कुछ भी हो सकता है अभी के लिए, हालांकि हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ लिया है टाइटल, ठीक है, तो डॉग के बारे में ही है। ठीक है, यहाँ पे वन को लेके मानते हैं कि एज दोज, वो लोग जिन्होंने समय बिताया है वन के साथ, वो वेरीफाई करेंगे, वो बोलेंगे कि द गुड बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, डॉगोज एंड पपर्स एज दे आर नोन ऑन द इंटरनेट, आर ऑल्सो वेरी क्लेवर बॉयज एंड गर्ल्स। और यहाँ पे आंसर ही मिल गया हमारा कि कौन है वो, डॉग्स हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि डॉग्स के साथ स्पेंड कर चुका है टाइम, वो आपको बता सकता है कि वो कितने क्लेवर बॉयज एंड गर्ल्स हैं।
अब बॉयज़ एंड गर्ल्स किसके लिए कहा जा रहा है? बॉयज़ यानी कि मेल डॉग्स, गर्ल्स यानी कि फीमेल डॉग्स, ठीक है। तो गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि जो भी जिस भी पर्सन ने डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड किया है वो आपको बता पाएंगे, वो भी प्रूफ के साथ वो कॉरोबोरेट कर पाएंगे कि डॉग्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अ स्टडी एट द Eötvös Loránd University in Hungary has found that dogs can store up to a dozen object names in their long-term memory, correctly identifying toys that they have not seen in 2 years. अब यहाँ पे एक स्टडी हुई थी Eötvös Loránd यूनिवर्सिटी में, हंगरी में। स्टडी में हमें क्या देखने को मिला कि डॉग्स जो है वो ऑब्जेक्ट के नेम्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक डजन मतलब कि 1 दर्जन ऑब्जेक्ट के नेम्स को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकते हैं। मतलब 1 दर्जन ऑब्जेक्ट्स का नाम उनको याद रह सकता है काफ़ी टाइम तक। कितने टाइम तक? 2 साल तक, क्योंकि 2 साल तक वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉयज़ को जो कि उन्होंने नहीं देखा है। मतलब कोई टॉय था, उनको दिखाया गया, फिर 2 साल के भी उस टॉय को हटा दिया गया उनके सामने से। 2 साल का टाइम बीता, अगर 2 साल बाद उसको लेके आऊँगे डॉग के, तो डॉग पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस टॉय का नाम याद रहता है, और ऐसे ही 1 डजन टॉयज का नाम उनको याद रह सकता है। ये फाउंड किया है स्टडी Eötvös Loránd यूनिवर्सिटी हंगरी ने। For scientists, this is an important finding which could lead to a greater understanding of the parts of the brain connected to the mechanics and evolution of language, given the connection between long-term memory and linguistic skills. अब साइंटिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनको पता चली है, और इससे उनको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा समझ मिलेगी, और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे? कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ ब्रेन कनेक्टेड है मैकेनिक्स और इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज से, ठीक है। कुड लीड टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द मैकेनिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये जो फाइंडिंग हुई है डॉग्स के रिलेटेड कि डॉग्स काफ़ी 2 साल तक वो ऑब्जेक्ट के नेम्स 1 डजन ऑब्जेक्ट्स के नेम याद रख सकते हैं, इनका इस चीज़ का, इस फाइंडिंग का साइंटिस्ट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अब उनको जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है जो कि मैकेनिक्स और इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज से कनेक्ट है, यानी कि वो वाला पार्ट ऑफ ब्रेन जो मैकेनिक्स कंट्रोल करता है और जो लैंग्वेज कैसे हम सीखते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करता है, उसके बारे में वो और ज़्यादा समझ पाएंगे। गिवन द कनेक्शन बिटवीन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लिंग्विस्टिक स्किल। क्यों समझ पाएंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स, जिस स्किल्स से हम लैंग्वेज सीखते हैं, उनमें कनेक्शन है। The fact that dogs are capable of such feats of memory on top of their incredible emotional intelligence and ability to read humans also opens up greater possibilities for their deployment as service and emotional support animals as well as in search and rescue operations। और ये बात की डॉग्स केपेबल है इस तरह के काम फीट्स करने के मेमोरी की। मतलब कौन से फीट्स ऑफ मेमोरी की बात हो रही है? वही कि ऑब्जेक्ट नेम्स उनको याद रहते हैं 2 साल तक। इसके बगैर कि उनको वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाया गया है, वो ऑब्जेक्ट्स खो गए, वो ऑब्जेक्ट्स को फेंक दिया गया, फिर भी ऑब्जेक्ट्स के नेम उनको याद है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी को फीट कहा है। एक ऐसी अमेजिंग काम कहा है ऑथर ने किसका मेमोरी का फीट है, क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट कि डॉग्स केपेबल है इस तरह के मेमोरी फीड करने की, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ देयर, मतलब कि इसके साथ साथ उनके पास और क्या है, इनक्रेडिबल इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है, और एबिलिटी टू रीड ह्यूमंस। रीड ह्यूमंस का मतलब कि अंडरस्टैंड, वो ह्यूमंस को समझ पाते हैं, ठीक है, ह्यूमन क्या कहना चाह रहा है उससे, ह्यूमंस का मूड कैसा है, वो सब समझ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है उनके डिप्लॉयमेंट की, उनके यूज़ की। कहाँ पे? सर्विस और इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स की तरह उनका यूज़ हो सकता है। मतलब ऐसे लोग जिनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको डॉग्स वहाँ पे काम आ सकते हैं। जिनको सर्विस चाहिए वहाँ पे डॉग्स काम आ सकते हैं, एज वेल एज इन देयर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी काम आ सकते हैं और ज़्यादा। Dogs of course are not unique in their startling displays of intelligence। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाँ, हमने देखा कि डॉग्स के पास तो काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस भी है, उनका मेमोरी भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस भी इनक्रेडिबल काफ़ी अमेजिंग होता है, और उनके एबिलिटी होती है ह्यूमंस को अंडरस्टैंड समझने की। पर ये जो इंटेलिजेंस है डॉग्स का, ये यूनिक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा जो इंटेलिजेंस है सिर्फ डॉग्स में ही देखने को मिलता है। अदर स्पीसीज लाइक स्क्विरल्स, ऑक्टोपी, देखो ऑक्टोपी क्या है, ऑक्टोपस का प्लूरल फॉर्म है,
ऑक्टोपस क्या है? सिंगुलर, ऑक्टोपी प्लूरल। तो स्क्विरल्स, ऑक्टोपी, रैट्स एंड क्रूज ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने भी दिखाया है, डिस्प्ले किया है। क्या डिस्प्ले किया है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब कि स्क्विरल और भी स्पीसीज हैं, जैसे स्क्विरल्स हैं, ऑक्टोपस हैं, रैट्स है, क्रूज हैं, उन्होंने भी दिखाया है कि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी अच्छा है, और वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी से काफ़ी बहुत पुराना कोई इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको वापस लेके आ सकते हैं। मतलब चीज़ें उनको भी लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। What makes canine intelligence special, however, is that it seems to have developed as a response to the close millennia-long relationship between dogs and humans. लेकिन देखो, पिछले वाले स्टेटमेंट में क्या कहा ऑथर ने कि यूनिक नहीं है डॉग्स का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉग्स के पास जो इंटेलिजेंस है वो यूनिक है, उनके पास ही है। अदर स्पीसीज के पास भी है, स्क्विरल्स के पास है, ऑक्टोपस के पास है, रैट्स के पास है, क्रोज के पास है, इनके अलावा और भी स्पीसीज के पास हो सकता है। बट एक चीज़ यूनिक है, एक चीज़ है जो कैनाइन के मतलब डॉग्स के इंटेलिजेंस को स्पेशल बनाती है। वो क्या है कि उनका जो ये इंटेलिजेंस है वो डेवलप क्यों हुआ है, किसके वजह से हुआ है? जो रिलेशनशिप रहा है डॉग्स एंड ह्यूमंस का मिलेनिया लॉन्ग, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक डॉग्स ह्यूमंस साथ रहे हैं, काफ़ी साल तक उन्होंने समय साथ बिताया है, तो उसका रिजल्ट हुआ है ये इंटेलिजेंस। इस वजह से उनका इंटेलिजेंस इतना अच्छा है। In other words, it is because of domestication that puppies, even when they are mere weeks old, are better at understanding humans and using that knowledge to infer information about the environment, like where the treats are hidden. अगर इसी को अलग अलग वर्ड्स में कहें तो जो डोमेस्टिकेशन हुआ है पपीज़ का, जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं बच्चों, कुत्तों को पालते हैं, डॉग्स को जो पालते हैं, ठीक है, तो डॉग्स हमारे साथ रहते हैं। यही रीज़न है कि उनका इंटेलिजेंस स्पेशल है। यही रीज़न है कि वो कुछ वीक्स ओल्ड, मतलब बहुत छोटे ही रहते हैं वो डॉग्स, कि वो ह्यूमंस को समझने लग जाते हैं, और उस नॉलेज का यूज़ करके वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कर लेते हैं इन्फर। जैसे कि ट्रीट्स कहाँ हिडन है, जैसे ह्यूमंस ने कोई खाने की चीज़ छुपा दी। अब डॉग्स क्या, क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ काफ़ी समय तक रह चुके हैं, तो जब वो छोटे ही रहते हैं तो ह्यूमंस को समझने लगते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको समझते हैं, और उससे पता कर लेते हैं, इन्फर कर लेते हैं कि हाँ कहाँ पे खाने की चीज़ छुपाई है इस ह्यूमन ने, ठीक। तो ये कहा, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि डॉग्स के पास जो इंटेलिजेंस है वो तो यूनिक नहीं है, वो इंटेलिजेंस तो सब में पाया जाता है, बट डॉग्स का इंटेलिजेंस स्पेशल इसलिए बन जाता है बाकी से क्योंकि वो डेवलप हुआ है ह्यूमंस की वजह से। ह्यूमंस के साथ जो रिलेशनशिप रहा है डॉग्स का, उसके वजह से वो इतनी सारी चीज़ें, इतना अच्छा, मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस है कि वो बेटर हो जाता है ह्यूमंस को समझने में, और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो इन्वायरमेंट के बारे में पता कर लेते हैं, चीज़ों के बारे में पता कर लेते हैं। सो ह्यूमंस कैन perhaps claim some credit for the intelligence of their furry companion. So अब चूंकि humans की वजह से ही हुआ है, humans के relationship, उनका जो साथ है dogs के साथ, उनके वजह से ही dogs का intelligence इतना अच्छा हुआ है, तो humans credit claim कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि हाँ मुझे भी credit दो इस चीज़ का कि इनका intelligence इतना अच्छा है। उनके लिए humans को भी praise करना चाहिए हमें कि humans का भी रोल रहा है। बट डॉग सीमिंगली अनएंडिंग स्टोर ऑफ लव एंड लॉयल्टी। अब यहाँ पे तो इंटेलिजेंस की बात हो रही है, पर डॉग्स में सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं है, उनमें तो लव और लॉयल्टी भी होती है, ह्यूमंस के लिए प्यार भी होता है, ठीक है, लॉयल्टी भी होती है, वो फेथफुल भी होते हैं, और कैसा अनएंडिंग होता है। आपने देखा होगा कि आप कुत्ते को मारो, उनको बाहर निकाल दो, फिर भी वो वापस आपके पास आते हैं, आपको प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव होता है उनका, अनएंडिंग लव होता है, लॉयल्टी भी होती है, वो बहुत फेथफुल होते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके पास होता है। ये कहाँ से आता है फिर? क्या ये भी ह्यूमन के कंपेनियनशिप की वजह से हुआ है? दैट्स इंटायरली डाउन टू देयर ओन सेल्फ्स। नहीं, ये ह्यूमंस की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि दैट्स इंटायरली, वो पूरा का पूरा उनका खुद का सेल्फ है, मतलब कि वो उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। मतलब इंटेलिजेंस तो ह्यूमंस की वजह से मे बी डेवलप हुई हो, लेकिन जो उनका जो लव एंड लॉयल्टी है ये उनका खुद का है। तो ये ऑथर कहना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका पैसेज। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कैनाइन इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड यूनिक? ठीक है, कौन सा एस्पेक्ट है कैनाइन इंटेलिजेंस का, डॉग्स इंटेलिजेंस का, जो कि यूनिक है? हमने पढ़ा था कि यूनिक तो वो है नहीं, ठीक है। कब
जब इंटेलिजेंस की बात हो रही है जनरल वे में, क्योंकि बाकी स्पीसीज के पास स्क्विरल्स, क्रोज, ऑक्टोपस के पास भी, क्रोज के पास भी इंटेलिजेंस देखने को मिला है, बट स्पेशल है किस वे में कि उनका इंटेलिजेंस ह्यूमंस की वजह से डेवलप हुआ है। तो ये चीज़ यूनिक बनाती है उनके इंटेलिजेंस को, ठीक है, क्योंकि बाकी स्पीसीज तो ह्यूमन के साथ उतना टाइम नहीं गुजारते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस उनकी वजह से हुई है, डॉग्स की हुई है। द एबिलिटी ऑफ डॉग्स टू लर्न एंड मेमोराइज ऑब्जेक्ट नेम्स, देखो ये तो गलत है, क्योंकि ये चीज़ बाकी स्पीसीज में भी है। हमने देखा यहाँ पे देखोगे एबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये आपके स्क्विरल्स में भी है, ऑक्टोपस में भी है, रैट्स एंड क्रोज में भी है। तो ये तो यूनिक नहीं हो गया कि उनको काफ़ी टाइम तक चीज़ों का नाम याद रहता है। द फैक्ट दैट इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स इवॉल्व ड्यू टू देयर क्लोज रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस, कि इंटेलिजेंस जो है डॉग्स का वो इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है रिलेशनशिप जो उनके ह्यूमंस के साथ है उसकी वजह से। हाँ, ये थी स्पेशल। द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ डॉग सिमिलर टू दोज ऑफ स्क्विरल्स एंड ऑक्टोपस। अब जब सिमिलर है तो फिर यूनिक कैसे हो गया? और हमने तो पैसेज में भी पढ़ लिया कि सिमिलर यूनिक तो है नहीं, क्योंकि डॉग्स के साथ साथ तो स्क्विरल, ऑक्टोपस, क्रोज एंड रैट्स में भी होता है। तो ये वाला गलत हो गया। द इमोशनल इंटेलिजेंस पोजेस्ड बाय डॉग्स एंड देयर कैपेसिटी टू रीड ह्यूमंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। इमोशनल इंटेलिजेंस डिफरेंट होता है, ठीक है, और ये यूनिक नहीं है। द अनएंडिंग लॉयल्टी, आप देखो लॉयल्टी और लव है, जो अनएंडिंग लॉयल्टी लव डॉग्स हैव फॉर द ह्यूमन कंपेनियंस, ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है नहीं, ठीक है। तो जो कि डीएनए पार्ट नहीं थे इंटेलिजेंस के, तो ये तो ऐसे ही हो गए गलत। बाकी ये दोनों चीज़ यूनिक थी नहीं यूनिक, बस ये था बी, तो बी का हमारा करेक्ट आंसर हो गया। Why does the author mention animals like squirrel, octopi, rats and crows in the passage? ऑथर ने क्यों मेंशन किया है स्क्विडल्स को, ऑक्टोपी को, रैट्स को, क्रूज को पैसेज में क्यों मेंशन किया है? क्या पर्पस है ऑथर का? टू हाईलाइट दैट दीज एनिमल्स ऑल्सो सो इम्प्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये दिखाने के लिए कि इन एनिमल्स के पास भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। टू आर्ग्यू दैट डॉग्स आर मोर इंटेलिजेंट दैट दीज एनिमल्स, ये क्लेम करने के लिए, ये बात कहने के लिए कि डॉग्स इन एनिमल्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्या ये है बात? ये तो कहा ही नहीं ऑथर ने। टू एक्सप्लेन दैट दीज एनिमल्स आर बेटर एट रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन दैन डॉग्स, ये बताने के लिए कि ये एनिमल्स ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर लेते, ज़्यादा अच्छे से ऑब्जेक्ट्स के नाम याद रखते डॉग्स के कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं है। टू सजेस्ट दैट डॉग्स शेयर सिमिलर लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस विद दीज एनिमल्स, सिमिलर लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या ऑथर ने ये कहा है कि इनके और इनके इंटेलिजेंस लेवल सेम है? नहीं, बस इतना ही कहा है ना कि डॉग्स का इंटेलिजेंस यूनिक नहीं, क्योंकि बाकी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शो करते हैं, बट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो कंपैरिजन तो किया ही नहीं है ऑथर ने किसी भी एनिमल्स के बीच, तो ये भी गलत हो गया। टू पॉइंट आउट दैट दीज एनिमल्स हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देन डॉग्स, ये भी गलत है, कि डॉग्स के पास ही ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, और वही चीज़ यूनिक भी है जो कि डॉग ह्यूमन कंपेनियनशिप की वजह से हुई है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए सॉरी, कि इनके पास भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लॉयल्टी ऑफ डॉग्स? ऑथर इंप्लाई क्या कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या कहा है उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉयल्टी के बारे में? इट इज़ इंटायरली अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन बाय ह्यूमंस, जो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो उनका लॉयल्टी है, वो डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस की वजह से हुआ है? तो नहीं, इंटेलिजेंस उनका हुआ है, बट लॉयल्टी, लव, ये उनका खुद का है। इट इज़ एन एवोल्यूशनरी ट्रेट शेयर्ड बाय मैनी अदर स्पीसीज। अब देखो इस चीज़ के बारे में तो नहीं कहा है, इंटेलिजेंस के बारे में कहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में कहा है, बट लॉयल्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ये नहीं कहा है ऑथर ने कि बाकी स्पीसीज में होता है कि नहीं होता है, तो ये गलत। इट इज़ ड्यू टू द क्लोज रिलेशनशिप विद ह्यूमंस ओवर टाइम। अब देखो ये और ये सिमिलर है, लिखने का तरीका बस अलग है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब उनके साथ टाइम बिताते हैं। डोमेस्टिकेट करते किसी एनिमल्स को तो उनके साथ हमारा टाइम तो बीतता ही है। यहाँ भी वही है, उनका जो क्लोज रिलेशनशिप है ह्यूमंस के साथ, तो दोनों वही बात कह रहा है, थोड़ा सा अलग वही है कहने का, तो दोनों ही गलत है। जब ये गलत तो ये भी गलत। इट इज़ अ ट्रेट इनहेरेंट टू डॉग्स देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस। इनहेरेंट का मतलब होता है कि नेचुरल है, ये कि एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है डॉग्स की इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉयल्टी, और इसमें ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है ह्यूमन इन्फ्लुएंस पे, मतलब रोल नहीं है ह्यूमन इन्फ्लुएंस का। तो ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ऑथर ने क्या कहा था कि उनका ही है। यहाँ पे लास्ट जो क्लोजिंग लाइन्स थी
वो तो यही थे कि दैट्स इंटायरली डाउन टू देयर ओन सेल्फ, मतलब उनका खुद का, इस पे ह्यूमंस का कोई रोल आपका नहीं है। ठीक है। इट इज लाइकली टू डिक्रीज इफ द ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप वीकेंस। अब देखो यहाँ पे भी ये कहना कि जो ये ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आपका लव, लॉयल्टी है, लव है, ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप कमजोर होगा। तो ये तो वही कहना हो गया ना कि ह्यूमन का कोई रोल है इसमें, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तो आंसर क्या है? डी। तो ये रहा आपका आज का आर्टिकल। हमने वो कैप कर लिया, सिनोनिम्स देख लिया, एंटोनिम्स देख लिया। आर्टिकल भी छोटा सा था, काफ़ी इजी आर्टिकल था, बहुत डिफिकल्ट था नहीं। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग तो खुद से ही पढ़ के समझ गए होंगे और आंसर भी करेक्टली कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और अच्छे आर्टिकल्स के साथ, बहुत अच्छी वो कैब होगी, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मॉक्स देते रहो, एनालाइज करते रहो। ठीक है, कोशिश करो कि अगर मॉक्स के कोई सेक्शन में कमज़ोर हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करो। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें कोशिश करो कि क्वेश्चन जितना टाइम लग रहा है अटेंड करने को, टाइम को कम करो। ठीक है, ये दो चीज़ कर लोगे काफ़ी आगे, बाकी से काफ़ी आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें करो। मॉक्स तो देना है ही, बट मॉक्स के साथ एनालाइज करना ज़रूरी है बहुत। ठीक है, अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।